Hey guys, it's me तनु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद तनु। आज हम 12th फेल के थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम 2 पार्ट सुन चुके हैं। आप दोनों पार्ट हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। ललितपुर कॉलोनी में त्रिलोकी के कमरे का ताला अब भी बंद था। उसकी चाबी केशव अपने साथ ले गया था, इसलिए उसके लिए ये समस्या थी कि वो रात को कहाँ जाएगा। इतने बड़े शहर में इतने सारे मकानों के बीच मनोज को रात रुकने के लिए एक आदत छत की ज़रूरत थी, पर कोई आसरा उसे नहीं दिख रहा था। उसे भूख लगाई थी। उसकी जेब में 20 ही रुपए बचे थे। उसने 20 रुपए के 2 छोले भटूरे खा लिए। अब बड़ी और भारी रात बितानी थी। मनोज को राजपूत बोर्डिंग में रहने वाला भदौरिया याद आ गया। वह राजपूत बोर्डिंग चला गया, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि भदौरिया बोर्डिंग में नहीं है। वह अपने गांव भिंड गया है। अब कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त पूरे ग्वालियर में नहीं था जो मनोज का हो सके या जहाँ पे मनोज रात बिता सके। मनोज कॉलेज के बाहर अचलेश्वर मंदिर के पास बैठ गया। आज उसे महसूस हो रहा था कि रहने के लिए एक कमरा कितनी बड़ी उपलब्धि है। अचलेश्वर मंदिर के पास फुटपाथ पर कुछ भिखारी बैठे हुए थे। मनोज देर तक फुटपाथ पर बैठे इन भिखारियों को देखता रहा। कमज़ोर औरतें, बूढ़े बीमार आदमी मैली गठरियों को अपने पास रखे फुटपाथ पर सोने की तैयारी में थे। मनोज उन्हें देखकर अपना कष्ट भूल गया। वह तो आज पहली बार बेघर हुआ है। ये गरीब भिखारी तो रोज़ ऐसे ही रहते हैं। ये लोग क्या सोचते होंगे, क्या इच्छाएं होंगी इनके लिए सुख क्या होता है। 1-2 दूधमुहे बच्चे अपनी माँ की छाती से चिपके हुए थे। क्या ये बच्चे भी जब बड़े हो जाएंगे तब ऐसे ही फुटपाथ पर सोएंगे? अपने कष्ट को भूलकर वह इन तमाम प्रश्नों में डूब गया, पर उसे इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे सब भिखारी सो गए, लेकिन मनोज की आंखों में नींद नहीं थी। आज वह इन बेघर भिखारियों का सहयात्री था। आज उनकी वेदना मनोज की वेदना से घुल मिल गई थी। वह सोचता रहा कि क्या वह भी इस काबिल हो पाएगा जब इन लोगों के दुखों को दूर कर सके। सारी रात जागते हुए कट गई। वह कष्ट को भूलकर रात भर इन गरीब और मजबूर लोगों के बारे में सोचता रहा। सुबह पास ही जाकर मुंह धोया, पानी पिया और कटोरा तालाब के पार्क में जाकर बैठ गया। रात भर जागते रहने के कारण थके हुए मनोज को कटोरा तालाब के बेंच पर नींद आ गई। 2 घंटे सोने के बाद उसकी थकान कुछ कम हुई। अगले पूरे दिन वह कई बार कमरे पर गया। हर बार वहाँ ताला ही लगा मिला। अब उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा था। उसने दूसरा पूरा दिन कॉलेज में गुजार दिया और रात भूखे पेट कटोरा तालाब की बेंच पर करवटें बदलते हुए बिता दी। बेघर बारी का तीसरा दिन मनोज के लिए और कठिन हो चला था। गांव जाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। वह सुबह 7 बजे ही कमरे पर पहुंच गया, पर कमरे का ताला अब भी बंद था। वह ताले को पकड़कर हिलाया, लेकिन ताला हिलने से नहीं खुलने वाला था। निराश होकर वह कॉलेज चला गया, लेकिन थकान और भूख के कारण उसकी हिम्मत क्लास जाने को नहीं हो रही थी। वह ग्राउंड में बेंच पर बैठ गया। बेंच पर बैठे बैठे उसने विचार किया कि ऐसी तकलीफ़ें तो आएंगी ही, इन्हीं कठिनाइयों को तो पार करना है। इसी विपरीत समय में मुझे धैर्य नहीं खोना है। मुझे पढ़ाई करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अचानक उससे अपने भीतर हिम्मत महसूस हुई। वह उठा और तेज तेज कदमों से क्लास की ओर चल पड़ा। उसके बाद उसने लगातार 3 क्लास अटेंड की। उसने तय किया कि वह किसी के सामने रोएगा नहीं, गिड़गिड़ाएगा नहीं, किसी दोस्त से मदद नहीं मांगेगा। उसे लग रहा था कि इसी संघर्ष के रास्ते पर चलकर वह अपने जीवन में कुछ करने के लायक बन पाएगा। उसे अब इस संघर्ष में अजीब सी संतुष्टि होने लगी थी। रात हो गई। 2 दिन से मनोज के कमरे में का ताला अभी भी नहीं खुला था और मनोज के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। भूख से बेहाल मनोज के शरीर में अब ताकत नहीं बची थी। उसे लग रहा था कि यदि अब उसे भोजन नहीं मिला तो वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाएगा। चलते चलते वह ललितपुर कॉलोनी में सावित्री भोजनालय के सामने पहुंच गया। होटल के कंपाउंडर पर एक 30 साल का युवक बैठा था जो सावित्री भोजनालय का मालिक लग रहा था। मनोज ने काउंटर पर बैठे मालिक से पूछा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या मुझे मजदूरी के बदले यहाँ भोजन मिल सकता है? मनोज के इस वाक्य में निवेदन नहीं बल्कि भरोसा था, जैसे वह अपना हक मांग रहा हो।
भोजनालय के मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। दुबले पतले मनोज के चेहरे पर दाढ़ी थी, ढीले ढाले पैंट शर्ट गंदे हो गए थे, चेहरा कमज़ोर हो गया था, आंखें अंदर को धंस गई थी। होटल मालिक ने कुछ सोचकर जवाब दिया, होटल के काम करने के लिए तो मेरे पास पहले से ही वर्कर्स हैं। होटल मालिक की बात सुनकर मनोज निराश नहीं हुआ। उसने किसी उम्मीद के भरोसे कहा, मेरे लिए भोजन जरूरी है। पैसे न होने के कारण मैं मजदूरी करके भोजन करना चाहता हूँ। होटल मालिक के यहाँ सैकड़ों लड़के खाना खाने आते थे। कईयों के पास समय पर देने के लिए पैसे नहीं होते थे, वे उधार भी खाते थे। कई बार उधार वापस मिलता भी नहीं था। कई बार लड़के पैसे न होने का बहाना कर रोनी सूरत बनाकर फ्री में भी खाना खा जाते थे। होटल मालिक लड़कों की रग रग से वाकिफ था, लेकिन ऐसा कोई लड़का अथवा इस तरह का कोई प्रस्ताव इस होटल में पहले कभी नहीं आया था। होटल मालिक ने नौकर को आवाज़ लगाई, इन भाई साहब को एक थाली लगाओ। मनोज के सामने दाल, आलू गोभी की सब्जी, 5 रोटी और चावल सजी थाली आ गई। वह खाना खाने लगा। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। आज का भोजन साधारण नहीं था। भोजन पाने का आज का तरीका भी साधारण नहीं था। रोज़ कितनी आसानी से भोजन मिल जाता था, कितना कठिन होता है पेट भर भोजन मिलना, यह आज मनोज को महसूस हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। वह होटल मालिक की इंसानियत पर भी भावुक हो रहा था। भोजन करने के बाद वह होटल मालिक के पास गया। धन्यवाद, अब आप मेरा काम बताइए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। होटल मालिक फिर मनोज से रूबरू हो रहा था। आपने खाना खा लिया? आपको इसके बदले मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी होटल में मनोज के कॉलेज का दोस्त रविकांत द्विवेदी आ गया। पूछने पर होटल मालिक ने उसे पूरी कहानी कह सुनाई। कारण जानकर उसने खाने के 30 रुपए निकालकर होटल मालिक की तरफ बढ़ा दिए, पर मनोज भोजन के बदले मजदूरी करने पर ही अड़ा रहा। इस सीन को अब होटल में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति देख रहा था। एक दाढ़ी वाला कमज़ोर सा लड़का खाना खाने के बदले मजदूरी करने की जिद पर अड़ा हुआ है। होटल मालिक उससे मजदूरी कराने को तैयार नहीं था और एक दूसरा लड़का थाली की कीमत 30 रुपए निकालकर हाथ में पकड़ा था। बड़ा अजीब दृश्य था। रविकांत को भी नहीं पता था कि कॉलेज में सीधा सरल सा दिखने वाला मनोज इतना जिद्दी है। मनोज जैसे किसी नशे में बोल रहा था। उसका दिमाग जैसे किसी एक जगह पे आकर अटक गया था। उसे खुद को नहीं पता था कि ये जिद उसके भीतर क्यों और कैसे आ गई। उसने होटल मालिक से फिर कहा, यदि मुझे काम नहीं करने दिया जाएगा तो मैं यहीं खड़ा रहूँगा। आप होटल बंद कर देंगे तो होटल के बाहर खड़ा रहूँगा। तब तक खड़ा रहूँगा जब तक कि आप मुझे काम करने की अनुमति नहीं दे देते। 3 दिन सड़क पर बिताने के कारण उसे अभ्यास हो गया था। वह कह सकता था कि वह होटल के बाहर खड़ा रह जाएगा जब तक कि उसे काम करने की अनुमति नहीं मिल जाती। होटल मालिक के पास अब कहने को कुछ नहीं रहा। रविकांत को समझ आ गया कि वह क्या करे। वह अपने हाथ में 30 रुपए लिए खड़ा था। होटल में उपस्थित कुछ लोग इस दृश्य पर हंस रहे थे। कईयों को मनोज में एक बेवकूफ़ अथवा अति आदर्शवादी लड़का नजर आ रहा था। होटल मालिक ने हार कर नौकर से कहा, इन भाई साहब को अंदर ले जाओ, ये बर्तन साफ करेंगे। नौकर को अजीब लगा। इस होटल में कई लोग फ्री में खाकर चले गए, कई उधार खाकर वापस नहीं आए, पर होटल मालिक ने कभी किसी से बर्तन नहीं धुलवाए। होटल मालिक का ये व्यवसाय था, पर वो कभी पढ़ने वाले लड़कों से पैसे के लिए उसने परेशान नहीं किया। फिर भी उसका होटल बहुत ही कमा कर देता था। पर आज होटल का मालिक इस नौजवान बंदे की जिद के आगे मजबूर हो गया। होटल मालिक ने एक बार वही बात दोहराई तो नौकर अंदर जाकर मनोज को बर्तन लाकर दे दिए। मनोज ने अंदर जाकर आधा घंटे तक बर्तन साफ किए। रविकांत होटल में बैठकर उसके सामने आने का इंतजार करता रहा। मनोज ने वापस आकर होटल मालिक से कहा, भोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी आंखों में चमक थी। होटल मालिक अपनी कुर्सी से उठा और काउंटर से बाहर आ गया। मनोज को उसने दरवाजे तक छोड़ा और जाते समय हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। मनोज ने होटल मालिक के साथ हाथ मिलाया। होटल मालिक कुछ बोलना चाह रहा था पर बोल ना सका। रविकांत उसे अपने कमरे पर ले गया। रविकांत ने मनोज से कहा, मनोज तुम 3 दिन बाहर भटक रहे थे,
और तुमने एक भी बार मुझे अपनी परेशानी बताना उचित नहीं समझा। मनोज उसकी बात सुनकर भावुक हो गया। उसने कहा, ये तो जीवन के अनुभव हैं जो मुझे मजबूत बनाते हैं, इसमें परेशानी कैसी। कितने ही लोग रात को खुली छत के नीचे सोते हैं, कितने ही भूखे पेट सोते हैं। इन 3 दिनों में मैं उस गरीब और दुखी वर्ग के नज़दीक पहुंच गया हूं जिसे मार्क्स ने सर्वहारा की संज्ञा दी है। हमें अपनी निष्ठा इसी सर्वहारा पक्ष में रखनी चाहिए। समाज के सबसे निचले तबके के साथ जुड़ने का यही अनुभव मेरी ताकत है। उसने पिछले 3 दिन के अनुभव का मेल प्रिंसिपल सर द्वारा दिए गए मार्क्सवाद के लेक्चर से कर दिया। अगले 2 दिन मनोज रविकांत के कमरे पर ही बना रहा। रविकांत के एक गुरुजी तिवारी सर नया बाजार में कमरा लेकर रहते थे। वे नया बाजार में एक ही हॉल किराए पर लेकर इंग्लिश स्पीकिंग और ग्रामर की कोचिंग चलाते थे। उसने मनोज से कहा, तुम सबको छोड़ो, तिवारी सर को एक रूम पार्टनर की ज़रूरत है। उनके कमरे का किराया 500 रुपये है, आधे तुम दे देना, वे तुम्हें इंग्लिश भी पढ़ा दिया करेंगे। मनोज को ये प्रस्ताव अच्छा लगा। वह त्रिलोकी के कमरे से अपना सूटकेस और दरी लेकर तिवारी के कमरे पर आ गया। तिवारी सर नाटे कद के 30 साल के युवा थे। वह काले रंग का मोटा चश्मा लगाए बैठे थे। कोचिंग में बैठे बैठे उनका पेट निकल आया था। वह कोचिंग पढ़ाकर आने के बाद थककर अपनी चारपाई पर आराम कर रहे थे। मनोज ने उन्हें इंग्लिश का गुरु मानते हुए उनके पैर छू लिए। उसे उम्मीद थी कि उसकी इंग्लिश अब सुधर जाएगी। उसने अपनी दरी को जमीन पर बिछा लिया। अब गुरु व्यासपीठ पर और शिष्य उनके चरणों में बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। उसे एक स्थायी कमरा और योग्य इंग्लिश गुरु मिल गया। तिवारी सर को एक वर्कर मिल गया। अब मनोज की नई दिनचर्या शुरू हो गई। सुबह 7 बजे दूध गर्म करके गुरुजी को देना, सुबह शाम खाना बनाना। गुरुजी कोचिंग से थके हारे आते हैं और आकर अपनी चारपाई पर लेट जाते हैं। एक शाम उसने गुरुजी से कहा, सर मुझे मैकबेथ पढ़ा दीजिए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। थकान महसूस कर रहे गुरुजी ने कहा, पढ़ा देंगे, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, एक काम कर दो, मेरे तलवे दर्द कर रहे हैं, थोड़ा दबा दो। गुरु की सेवा करने में मनोज को कोई संकोच नहीं था। इस सेवा के द्वार से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी, इतना वह जानता था। उसने गुरु की आज्ञा का पालन कर उनकी उम्मीद से भी बेहतर तरीके से करना चाहा। एक बाल्टी में गर्म पानी लेकर गुरुजी के पैर उसमें डाल दिए और रगड़ रगड़ कर तलवे की मालिश करने लगा। मालिश का आनंद लेते हुए गुरुजी ने उदार होते हुए एक प्रस्ताव दिया, लिटरेचर से पहले ग्रामर और स्पीकिंग सीखना जरूरी है। तुम कल 7 बजे मेरे बैच में आ जाया करो। नया बैच है, तब सब तुम्हारी उम्र के ही लड़के लड़कियां हैं। मनोज को ये प्रस्ताव उपयोगी लगा। गुरुजी उसे फ्री में कोचिंग देने वाले थे, इसलिए उसने नहाने के बाद कपड़े धोने भी बंद कर दिए। मनोज बाथरूम में नहाने जाता तो पहले गुरुजी के कपड़े धोकर डालता। शाम को वह इंग्लिश की कोचिंग भी जाने लगा। 1 घंटे की क्लास में 15 मिनट इंग्लिश की पढ़ाई होती और शेष समय में इंग्लिश के नाम पर लड़के लड़कियों का जमवाड़ा अधिक होता था। गुरुजी प्रेजेंट टेंस से शुरू करते थे और 3 महीने में पास्ट टेंस होते हुए फ्यूचर टेंस तक पहुंच जाते थे। गुरुजी इंग्लिश का अखबार या कोई मैगजीन ले आते थे जिसे लड़के लड़कियां पढ़ते और गुरुजी उसका अर्थ बताते। गुरुजी जानते थे कि इंग्लिश सीखना एक अनंत प्रक्रिया है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। धीमी गति से इंग्लिश सीखने पर ही यह विदेशी भाषा समझ में आ पाएगी। इसलिए गुरुजी को इंग्लिश सिखाने और बच्चों को सीखने में कोई जल्दबाजी नहीं थी। 10 लोगों की क्लास में 4 लड़कियां और 6 लड़के थे। मनोज को क्लास में आते 1 महीना हो गया था, लेकिन अब तक वह प्रेजेंट टेंस भी ठीक से नहीं सीख पाया था। ही गोज़, ही गो, ही इज़ गोइंग के प्रयोग में भी वो बंधन नहीं मानता था। कुछ लड़के गुरुजी के यहाँ साल भर से पढ़ते हुए उपलब्धि के नाम पर एक अदद प्रेमिका के अतिरिक्त उनके हाथ कुछ नहीं आता था। कुछ प्रेमिकाओं को प्रेमी भी मिल जाते थे, अर्थात गुरुजी का यह संस्थान एक प्रेम केंद्र के रूप में अधिक विकसित हो गया था। MLB कॉलेज में लड़कियां नहीं पढ़ती थी और KRG कॉलेज में लड़के नहीं पढ़ते थे, इसलिए प्रेम के लिए लालायित लड़के लड़कियां कहाँ जाते। गुरुजी ने अपना कोचिंग सेंटर खोलकर इस दिशा में महान काम किया था। चूँकि कोचिंग में सारा इन्वेस्टमेंट गुरुजी का ही था, इसलिए प्रेम करने का अधिकार गुरुजी अपना भी मानते थे।
प्रत्येक वर्ष गुरुजी औसतन 2-3 प्यार करते थे। एक दिन लड़की ने गुरुजी से कहा, सर आज मोना का बर्थडे है। मोना केआरजी गर्ल्स कॉलेज से बीएससी कर रही थी। पुराने बैच बिना इंग्लिश सीखे 1 वर्ष पूरा कर चुके थे। उन बैच में पनपने वाले गुरुजी के पिछले प्रेम भी शादी कर अपने ससुराल जा चुके थे। इसलिए गुरुजी को मोना से प्रेम करने की ज़रूरत महसूस हो रही थी, पर मोना गुरुजी पर ध्यान नहीं देती थी। लेकिन गुरुजी पुराने खिलाड़ी थे। जन्मदिन प्रेम का प्रारंभ करने का बढ़िया मौका हो सकता है, इसलिए प्रेम के लिए उतावले गुरुजी ने क्लास में रेंगती हुई इंग्लिश को रोक दिया और एक लड़के से कहा, अरे आज मोना का बर्थडे है, तुम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। गुरुजी ने एक लड़के को एसएच कचौड़ी वाले के यहाँ से जलेबी और कचौड़ी लाने के लिए भेज दिया। इन दिनों में मोना ने मनोज को देखना शुरू कर दिया था। उसका सीधापन मोना को भाने लगा था। मोना कॉपी पेन मैगजीन की अदला बदली के नाम पर उससे बात करने के बहाने ढूंढने लगी। मोना ने मनोज को कचौड़ी देते हुए कहा, लीजिए। उसने मोना से कहा, हैप्पी बर्थडे। मोना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, थैंक्स। मोना को लगा कि मनोज के हैप्पी बर्थडे कहने से उसका बर्थडे सचमुच हैप्पी हो गया है। गुरुजी के इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट मनोज के अकाउंट में जा रहा था। गुरुजी के बिजनेस में इस तरह का लॉस पहले भी देख चुके थे। मनोज और मोना के रास्ते अलग अलग दिशा में थे, लेकिन एक दिन क्लास के बाद दोनों ने साथ चलने की हिम्मत की। मनोज ने मोना से बात करने के लिए बातचीत का कोई सिरा ढूंढ लिया। उसने मोना से साधारण सा प्रश्न पूछा, तुम पीएससी के बाद क्या करोगी? पीएससी की तैयारी करोगी क्या? नहीं, मैं तो शादी करूँगी। मोना ने मनोज की उम्मीद के मुताबिक उलट जवाब दिया। कुछ देर दोनों चुपचाप चलते रहे। मोना का घर जिस दिशा में था वह मोड़ आ गया था। मोना अपने घर जाने की गली में मुड़ गई। मनोज वहीं खड़ा मोना को तब तक देखता रहा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। एक दिन एक लड़के ने कोचिंग में कहा, कल मोना का बर्थडे है, कल मनोज पार्टी देगा। क्लास का यह नियम था कि जिसका बर्थडे होता था वह समोसा जलेबी की पार्टी क्लास में देता था। लेकिन मनोज के पास पैसे नहीं थे। उसने कहा, मैं कल पार्टी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे सारे पैसे पार्टी में खर्चे हो जाएंगे। मनोज को अपना सच कहने में कोई संकोच नहीं हुआ। अगले दिन पार्टी के अभाव में किसी ने उसे हैप्पी बर्थडे नहीं बोला, लेकिन हिम्मत थी मोना समोसे और जलेबी ले आई। मोना द्वारा की गई मनोज की यह विशेष चिंता गुरुजी को अखर गई। वह ईर्ष्या से जलने लगे। उन्हें मनोज पर क्रोध आने लगा। क्लास के बाद मोना ने मनोज को एक ग्रीटिंग दी। ग्रीटिंग में लाल रंग का दिल बना हुआ था, जिस पर मोना की सुंदर राइटिंग में लिखा था, हैप्पी बर्थडे मन। मोना ने मनोज का पूरा नाम ग्रीटिंग पर ना लिखकर एक अलग सा नाम रख दिया था, जिस नाम से पूरी दुनिया में उसे कोई नहीं पुकारता था। मोना ही गुनगुनाती रहती थी ये नाम अपने मन में। रात को तिवारी सर कमरे पर आए। मनोज कुर्सी पर बैठा पढ़ रहा था। मोना का ग्रीटिंग कार्ड वहीं टेबल पर रखा हुआ था। कई महीने से तिवारी सर की सेवा कर रहा था, लेकिन आज तिवारी सर की ईर्ष्या चरम पर थी। उन्होंने क्रोध में जलते हुए मनोज से उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। जब इससे भी मन नहीं भरा तो उन्होंने मनोज के हीटर पर और मटके पर लात मार दी। हीटर और मटका टूट गया। तिवारी ने गुस्से में मोना द्वारा मनोज का दिया ग्रीटिंग कार्ड भी फाड़कर फेंक दिया और उससे कमरा खाली करने का अल्टीमेटम भी दे दिया। मनोज की आंखों से आंसू बहने लगे। वह दुखी मन से अपना सामान समेटने लगा और सामान उठाकर जैसे ही कमरे से बाहर निकला, तिवारी सर ने धड़ाम से की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद कर दिया। मनोज कुछ दिन के लिए अपने गांव चला गया। पिता जब से गए थे तब से एक बार भी गांव नहीं आए थे, पर पिता ने इस बार कुछ पैसे भेज दिए थे, जिससे अब घर की आर्थिक परेशानी कुछ कम हो गई थी। टेम्पो थाने में पड़ा अभी भी कबाड़ हो रहा था। कोर्ट को उसका फैसला करने का अभी वक्त नहीं मिल पाया था। पंडित कालीचरण अपने कर्जे के लिए तगादा करने लगे थे। माँ ने मनोज को वापस ग्वालियर जाते समय आगे के खर्चे के लिए 1000 रुपये दिए। मनोज की बीए फर्स्ट ईयर की परीक्षा नज़दीक थी। गांव से लौटकर मनोज जीवाजीगंज के नाले के पास बसी हुई बस्ती टोपे वाले मोहल्ले में रहने लगा। जब उसने तिवारी सर का कमरा छोड़ा तो उसे मोना फिर कभी नहीं मिली।
बड़े से ग्वालियर और छोटी सी दुनिया में फिर कभी मोना और मनोज एक दूसरे से नहीं मिले। टोपे वाले मोहल्ले में वह सबसे घुल मिल गया। वह पड़ोसियों की तारीफ पाने के लिए रात को छत पर लैंप जलाकर पढ़ता। कई बार तो सुबह 4-5 बजे तक वह छत पर पढ़ता रहता। पड़ोस की महिलाएं अपने घुमक्कड़ और आवारा बच्चों को उससे सीख लेने के लिए कहती। उसके पास ग्वालियर के समाज में सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं था। फर्स्ट ईयर की परीक्षा हो गई। इंग्लिश लिटरेचर में पासिंग मार्क्स आने के कारण उसका टोटल 55% ही रहा। छुट्टियां गांव में बिताने के बाद सेकेंड ईयर की पढ़ाई के लिए वह वापस ग्वालियर आ गया। दिसंबर में एक दिन रविकांत ने उससे कहा, मनोज, क्या तुम विवेकानंद केंद्र के दिन युवा के प्रेरणा शिविर में चलोगे? विवेकानंद केंद्र के बारे में अधिक जानकारी देते हुए उसने बताया, ये एक समाज सेवी संगठन है जो युवा लोगों की देशभक्ति और समाज सेवा के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारी रुचि का काम है, तुम्हें जरूर चलना चाहिए। मनोज को भी ये प्रस्ताव अच्छा लगा। आश्रम जैसा ये केंद्र ग्वालियर की एक पहाड़ी पर स्थित था। मनोज 100 रुपये फीस देकर रविकांत के साथ शिविर में पहुंच गया। अगले दिन सुबह 5 बजे ही शिविर की गतिविधियां शुरू हो गईं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया श्लोक पाठ से दिन की शुरुआत होती थी। फिर व्यायाम, उसके बाद देश के महापुरुषों के जीवन पर प्रेरणादायक भाषण देने ग्वालियर के विद्वान वक्ता आते थे। शाम के चर्चा सत्र में युवाओं के ग्रुप बन जाते थे, जिसमें आतंकवाद, युवाओं की सही दिशा, नारी सशक्तिकरण जैसे विषय पर ग्रुप डिस्कशन होते थे। मनोज बढ़ चढ़कर सभी गतिविधियों में हिस्सा लेता था। उसे एक विस्तृत और योग्य समाज मिल गया, जहां न केवल उसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बल्कि उसे समाज को अपनी योग्यता से प्रभावित करना भी चाहता था। यहाँ तक कि उसकी इच्छा होने लगी थी कि उसे ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का प्रमाण पत्र मिले। इसलिए वह ग्रुप डिस्कशन में सबसे आगे रहकर अपने विचार व्यक्त करता। विद्वानों द्वारा दिए गए भाषण के बाद प्रश्न पूछने में सबसे आगे रहता। श्रमदान में भी वह सबसे ज़्यादा मेहनत करता। तारीफ प्राप्त करने की अदम्य इच्छा ही उसकी चलायमान शक्ति थी। शिविर के दूसरे दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, इतना आनंद जीवन में पहली बार प्राप्त हो रहा है। कुछ तो दम है इन लोगों में जो खुद को कार्यकर्ता कहते हैं। राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की प्रेरणा देते हैं ये लोग। एक श्रेष्ठ व्यक्ति रजनीश त्यागी के व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित हूँ। वे ग्वालियर के किसी स्कूल में प्रिंसिपल हैं। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर जैसा भाषण दिया वैसा मैंने कभी नहीं सुना। मैं पवित्रता से भर गया हूँ। विवेकानंद कहते थे कि अपने आप को कमज़ोर मानने से बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं है। यहाँ आकर मुझे लग रहा है कि मैं जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ। असीम शक्ति मेरे भीतर भर गई है। देश से बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं और देशभक्ति से बड़ा दूसरा कोई लक्ष्य हो ही नहीं सकता। यहाँ आकर मैंने संकल्प ले लिया है कि देश सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है। मनोज विवेकानंद केंद्र में काम और उसकी विचारधारा और वहाँ के कार्यकर्ताओं से सम्मोहित सा हो गया था। त्यागी जी एक प्रोजेक्ट सबके सामने रख रहे थे। उसमें अगले दिन रविवार घर घर जाकर सर्दियों के कपड़े इकट्ठे करने थे और जहाँ उन्हें गरीब ज़रूरतमंदों को देना था। मनोज ने अभी तक देशभक्ति के केवल भाषण सुने थे, यहाँ पर देशभक्ति कार्य रूप में बदल रही थी। शिविर समाप्त हो गया। मनोज को सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का प्रमाण पत्र मिला, जिस कारण उसे अपने विचार शिविर में व्यक्त करने का मौका मिला। उसने अपने भाषण में ये संकल्प लिया कि वह हमेशा ईमानदार रहकर देश की सेवा करेगा। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने ताली बजाकर उससे भावनात्मक संकल्प की प्रशंसा की। इस प्रशंसात्मक तालियों से वह आत्मविश्वास से भर गया। अगले रविवार उसने कपड़े एकत्रित कर बांटने का काम किया। वापस आकर उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने खूब कपड़े इकट्ठे किए। किसी ने सम्मान किया, किसी ने अपमान, पर गरीबी देखकर मन बहुत आहत हुआ। लोग किस तरह से टूट पड़ते थे कपड़ों पर। हे भगवान, क्या होगा इनका। त्यागी जी ने ठीक ही कहा था कि घर घर जाकर समाज के लिए कुछ मांगने से हमारा ईगो खत्म होता है और हमें ये सीख मिल जाती है कि समाज ही सब कुछ है, हम कुछ भी नहीं। उसके दिमाग में अब क्लियर हो गया था कि उसे देश और समाज के लिए कुछ करना है। उसने विवेकानंद केंद्र में प्रशिक्षण के बाद मिले प्रमाण पत्र को पूजा की अलमारी में
भगवान की मूर्ति के पास सजाकर रख दिया। मनोज ने कोर्स की किताबों को किनारे कर दिया और विवेकानंद के साहित्य को पढ़ना शुरू किया। उसकी सेकंड ईयर की परीक्षा नज़दीक आ रही थी, लेकिन उसके भीतर देश सेवा का जज्बा भर गया था। उसे लगा कि इसके लिए विवेकानंद केंद्र से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, इसलिए पीएससी का विचार पीछे छूटने लगा। उसके स्थान पर अब उसके मन में विवेकानंद केंद्र के आजीवन कार्य करने की तीव्र इच्छा पैदा हो रही थी। उसने बीए सेकेंड ईयर की परीक्षा दे दी। वह सेकेंड डिवीज़न से पास हो गया। इंग्लिश लिटरेचर में फिर उसके पासिंग मार्क्स ही आए थे। मनोज छुट्टियों में गांव चला गया। वापस आकर फाइनल ईयर की तैयारी करने लगा। सितंबर में एक बार वह फिर विवेकानंद केंद्र में शिविर हो आया था। इस बार 15 दिन का शिविर था। वह शिविर से पूरी तरह चार्ज होकर वापस आया। उसने अपनी डायरी में लिखा, विवेकानंद को पढ़ने का प्रयास किया, जरा सा 6 किताब साथ पढ़ी हैं बस। अब इसके आगे मुझ में दम नहीं, बिल्कुल साहस नहीं है कि मैं आगे पढ़ सकूं। मन में आग लगी है, तन जल रहा है। उठते बैठते हर समय विवेकानंद केंद्र का कार्यकर्ता बनने की अदम्य इच्छा उभर रही है। यह इच्छा कुछ इस प्रकार बलवती हो रही है कि मुझे दूसरे दिन नहीं लगता जब मैं स्वयं को राष्ट्र को समर्पित कर दूं। इस नई मंजिल के आकर्षण से उसके मन में 10-15 दिनों तक खलबली मची रही। मनोज के पैसे खत्म हो गए। वह गांव चला गया। कई महीनों से पिता के गांव न आने के कारण माँ रजनी को लेकर पिता के पास डिंडोरी चली गई थी। वह राकेश के घर चला गया। वह अपने मन के द्वंद्व को राकेश के सामने खोलकर रख देना चाहता था। उसने पीएससी की परीक्षा देने के स्थान पर विवेकानंद केंद्र ज्वाइन करने का विचार राकेश को बताया। उसकी बात सुनकर राकेश गंभीर हो गया। उसने मनोज से पूछा, तो अब तू पीएससी की तैयारी नहीं करेगा? मेरा लक्ष्य देश सेवा करना है। देश के ज़रूरतमंद लोगों के प्रति मैं खुद को समर्पित कर देना चाहता हूँ, मनोज ने कहा। राकेश ने फिर पूछा, तो तू घर छोड़ देगो? मम्मी पापा भाई बहन सबने छोड़ देगो? गरीब की सेवा करोगे? इसके लिए पूरा देश ही मेरा परिवार है। मनोज अभी भी विवेकानंद केंद्र के प्रभाव में डूबा हुआ था। राकेश के लिए अब मनोज को समझाना कठिन हो रहा था। फिर भी उसने कोशिश जारी रखी। तेरे बाप को तो तू जानतो है, अगर तू भी घर से भज गया तो रजनी का ब्याह कौन करेगो? घर कौन संभालेगो? मेरे लिए देश की हर लड़की बहन है, हर महिला मेरी माँ है। मनोज पूरे जोश में था। उस पर राष्ट्र सेवा का भूत सवार था। राकेश भूत उतारने के लिए झाड़ फूंक में व्यस्त था। राकेश, क्या एसडीएम थानेदार जनता की सेवा नहीं करते? एसडीएम दुष्यंत सिंह ने कैसे 2 मिनट में थानेदार के झूठे केस को मुकेश को बरी कर दिया था? वो समाज सेवा नहीं होती? आज इसके पास ताकत है, वही जनता को न्याय दिला सकता है। यदि थानेदार ईमानदार होतो तो तेरो टेम्पो ना पकड़तो। पुलिस कचहरी थाने अच्छे और ईमानदार लोगों की ज़रूरत है। तू पीएससी छोड़बो चाह रहा हो? पढ़बे की दम ना बची का, बहाने ना बना। राकेश का यथार्थ कड़वा होता जा रहा था। मनोज की योग्यता को ललकार रहा था वह। राकेश ने देखा कि दुश्मन घायल हो रहा है, तभी उसने दूसरा वार किया। मनोज, देश की सेवा करने के लिए पीसीएस में होना जरूरी है, नहीं तो ऐसे मठ आश्रम में अपनी जिंदगी भगने वाले तमाम लोग टेम काट रहे हैं। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि राकेश उसे ध्वस्त करने की तैयारी करके बैठा है। उसके दिमाग में राकेश ने हलचल मचा दी। राकेश की बातों का असर उस पर होने लगा था। उसे राकेश की बातें यथार्थ लग रही थी। उसने अपने संकल्प को दूसरी दिशा में देते हुए राकेश से कहा, तू सही कह रहा है। पीएससी की तैयारी से भागना कायरता होगी। लोग यही कहेंगे कि परीक्षा पास करने का दम नहीं था, इसलिए तैयारी छोड़ दी। मुझे पहले अपनी योग्यता एवं क्षमता को जांचना है, इसलिए मैं पीएससी में सिलेक्ट होकर ही देश की सेवा करूंगा। मनोज ने फिर से अपनी छूटी हुई राह थामने का निर्णय ले लिया। उसका द्वंद्व समाप्त हो गया। पीएससी में सफल होना ही एकमात्र लक्ष्य था अब उसका। माता पिता के डिंडोरी से ना आने के कारण मनोज उनसे मिलने डिंडोरी चला गया। वहां जाकर पता चला कि पिता सस्पेंड हो चुके हैं। पिता को आधा वेतन ही मिलता है, जिससे बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पा रहा है।
पूछने पर पिता ने कहा, मैं डिप्टी डायरेक्टर को बर्बाद कर दूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं ईमानदार हूँ, वे सब बेईमान हैं। मैं सबको ठिकाने लगा दूंगा। मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। मुझे हाई कोर्ट से ही न्याय की उम्मीद है। माँ ने पिता के इन उद्गारों का विरोध किया। इनसे नौकरी ना हो पाती। दुनिया नौकरी कर रही है, जे अनोखे नौकर हैं। बस लड़बो जानते, उल्टा सीधा बोलकर अधिकारी से लड़ते रहते हैं। भरी मीटिंग में अपनी चप्पल निकाल कर डिप्टी डायरेक्टर पर चालू कर दिया सस्पेंड। पिता को माँ के द्वारा किया गया यह रहस्योद्घाटन पसंद नहीं आया। उन्होंने माँ को डांटते हुए कहा, तू कछु न जानती। गरीब किसान का पैसा बेईमानी से खा रहे हैं साहब, वे जूता से ही मानेंगे। लेकिन माँ आज रुकने वाली नहीं थी। उनको कछु न बिगड़ो, बर्बाद तो हम हो रहे। मोड़े के पास फीस भरबो के पैसे ना हैं। जब मोड़ी ब्याह करोगे कि नहीं, टेम्पो के 40,000 उधार धरो है। मैंने तो पहले ही कही थी, टेम्पो के चक्कर में ना पड़ो। अपने बस की ना है जे काम, पर मेरी ईमानदारी की लड़ाई में टांग अड़ाने का शौक है तुम लोगों को। पिता को अपनी बात सिद्ध करने का मौका मिल गया। इस चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन मनोज को उसके पिता का संघर्ष प्रभावित कर रहा था। वापसी में ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठा मनोज सोचता रहा, आपका रास्ता एकदम सही है पापा। आप सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको दबाना ज्वालामुखी को दबाना है। विवेकानंद केंद्र ने सिखाई गई ईमानदारी और देशभक्ति की शिक्षा के सांचे में अपने पिता को एकदम फिट बैठते हुए पाया मनोज ने।